तो अब एश ने रिची के मोल्ट्रेस को हरा दिया होता है अपने इटरनेटस का यूज करके। एश को ये इटरनेटस मिला था द सीक्रेट्स ऑफ पोकेमोन बुक से। और फिर रिची और ryuk काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से ये पूरी डंजन टूटने लगती है। डंजन पूरी तरीके से हिलने लगती है और ऐसा लगने लगता है जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया हो और पूरी डंजन नीचे गिरने लगती है। तभी यहाँ पर ब्लैक बुल्स के लीडर ड्यूक भी आ जाते हैं और ये अपने मेंबर से कहते हैं, जो कि रिची और ryuk होते हैं, कि यहाँ से निकलो। उसके बाद रिची अपने पोकेमोन को वापस बुलाता है और फिर ये पूरी टीम यहाँ से निकल जाती है। फिर एश कहता है, दोस्तों हमें भी यहाँ से निकलना होगा। और ये कहने के बाद एश अपने इटरनेटस के ऊपर ही बैठ जाता है। एश के साथ नोएला भी बैठती है, अलान भी बैठ जाता है और फिर ब्रोक भी बैठ जाता है। और फिर ये सब लोग भी इस डंजन से बाहर निकलते हैं। फिर ये सब लोग एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर ये लोग उतर जाते हैं। उसके बाद अलान और ब्रोक एश से अलविदा लेते हैं और अपनी टीम में जाने के लिए निकल जाते हैं यहाँ से। उसके बाद एश भी नोएला के साथ अपनी टीम के बेस पर आ जाता है और यहाँ पर आकर अपने टीम लीडर से मिलता है, जो कि गिलेड होते हैं। इनको सब कुछ बता देता है जो कि डंजन में हुआ था और अपनी ब्लैक पोकी बॉल को भी दिखाता है, जो कि इटरनेटस की होती है। फिर हम देखते हैं कि गिलेड इस पूरी बात की इंफॉर्मेशन पोकेमोन मास्टर को दे देते हैं, जिनका नाम रेश होता है। फिर रेश गोल्डन डोम की पूरी टीम को मिलने के लिए बुलाते हैं। अगले सीन में गिलेड अपनी पूरी टीम को लेकर रेश से मिलने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर एश रेश पोकेमोन मास्टर है, जो कि इन्हें देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इनसे तरह तरह के सवाल करने लगता है, जैसे आपके पास कौन कौन से पोकेमोन हैं, आप कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपने अपनी जर्नी में क्या क्या करा था, आपको कौन से पोकेमोन सबसे ज्यादा पसंद है, आपको बैटल के अंदर कौन सा अटैक करना सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन ये सब सुनकर रेश भी एश के सवालों का जितना हो सके उतना जवाब दे रहे होते हैं। लेकिन एश कहता है, एक दिन मैं भी पोकेमोन मास्टर बनूंगा। तो रेश कहते हैं, ओ तो तुम भी पोकेमोन मास्टर बनना चाहते हो, इसका मतलब है कि तुम मुझे सरपास करना चाहते हो। तो एश थोड़ा सा घबराता है और कहता है, नहीं वो दरअसल, और फिर कहता है, हाँ मैं आपको सरपास करना चाहता हूँ। बट फिर रेश एश से कहते हैं, चलो मुझे वो बुक और वो पोकी बॉल दिखाओ। तो एश इनको वो बुक और वो पोकी बॉल दिखा देता है। रेश द सीक्रेट्स ऑफ पोकेमोन बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुक में जो लैंग्वेज लिखी हुई होती है वो ये नहीं समझ पाते और ना ही एश समझ पाता है, नहीं एडन समझ पाता है, नहीं नोएला समझ पाती है, नहीं गिलेड समझ पाते हैं। तो रेश कहते हैं, चलो ठीक है, इस बुक को मैं अपने पास रखता हूँ, लेकिन तुम इस इटरनेटस की पोकी बॉल को अपने पास रख सकते हो, लेकिन उससे पहले बस मैं इटरनेटस को देखना चाहता हूँ। तो फिर रेश ऐसा ही करते हैं, इटरनेटस को बाहर निकालते हैं, इसे देखते हैं, इन्हें ये काफी ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद ये इस पोकी बॉल को वापस लौटा देते हैं एश के चम को। फिर रेश बताते हैं कि अब वो वक्त आ चुका है जब हम करेंगे पोकेमोन मास्टर लीग टूर्नामेंट। तो ये सुनकर रेश और बाकी सब खुश हो जाते हैं। रेश बताते हैं, इस टूर्नामेंट के अंदर हमारी चुनी हुई टीम ही पार्टिसिपेट कर सकती है, जैसे कि गोल्डन डाउन हो गई, डायमंड किंगडम टीम हो गई, ब्लैक बुल्स टीम हो गई, क्राउन ऑफ गोल्ड, ग्लोरी ऑफ थ्रोन, ब्राउन रेज टीम हो गई और कुछ और भी टीम हो सकती है, उनके बारे में मैं अभी नहीं कह सकता। तो ये सुनकर रेश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रेश कहता है, कब है टूर्नामेंट? तो रेश बताते हैं, बहुत जल्द है। उसके बाद ये सब लोग यहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब होती है पोकेमोन मास्टर लीग की शुरुआत। पूरा स्टेडियम भरा हुआ होता है, यहाँ पर ऑडियंस काफी ज्यादा होती है। फिर यहाँ पर सभी टीम्स की एंट्री हो जाती है। सबसे पहले गोल्डन डाउन आती है, उसके बाद आते हैं डायमंड किंगडम, उसके बाद आते हैं ब्लैक बुल्स, उसके बाद आते हैं क्राउन ऑफ गोल्ड, उसके बाद आते हैं ग्लोरी ऑफ थ्रोन, उसके बाद आते हैं ब्राउन रेज। और यहाँ पर और भी अलग अलग रीजन से पोकेमोन टीम्स के लीडर आए होते हैं, पूरी टीम नहीं आई होती है, उनके बारे में आपको आगे पता चलेगा। एश पूरे स्टेडियम में इतने सारे ट्रेनर को देखकर और सभी टीम्स को देखकर, उनके लीडर्स को देखकर एक साथ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर एंट्री हो जाती है पोकेमोन मास्टर रेश की और पोकेमोन मास्टर रेश अपने वीआईपी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब रेश इस टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं और कहते हैं, इस टूर्नामेंट के अंदर टीम वर्सेस टीम की बैटल होगी और जो टीम भी अपनी टीम को बचाते हुए और सारे बैटल जीतते हुए आगे बढ़ेगी, वो लास्ट में आकर मुझसे मुकाबला करेगी। लेकिन पूरी टीम नहीं, उस टीम में से एक ट्रेनर मुझसे मुकाबला करेगा, जो होगा सबसे स्ट्रॉन्ग। और इस बात का फैसला मैं ही करूंगा कि जो टीम जीतेगी उसमें से कौन सा ट्रेनर मुझसे बैटल करेगा। जो भी मैन ऑफ द बैटल होगा वही मुझसे बैटल करेगा। ये रूल्स सुनकर एश भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बाकी सारे लीडर्स और उनके मेंबर भी एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर पोकेमोन मास्टर रेश एक और बहुत
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल बताते हैं कि जब बैटल शुरू हो जाएंगे तो एक टीम किसी दूसरी टीम से बैटल करेगी और बस इन दोनों ही टीम की बैटल होती रहेगी। दूसरी तरफ किसी भी दूसरी टीम को बैटल करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जीतने वाली टीम ही आगे जाकर दूसरी टीम से बैटल करेगी और फिर जो उनमें से टीम जीतेगी वो दूसरी टीम से बैटल करेगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। मतलब एक वक्त पर सिर्फ दो टीम के बीच में ही बैटल होगी और ये रूल जानकर तो ऐश और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर रेश बताते हैं तो चलो सबसे पहली और जो सबसे पहले टीम आपस में मुकाबला करेंगी वो है गोल्डन डाउन वर्सेस डायमंड किंगडम। तो ये सुनकर ऐश और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब इसको मौका मिलेगा बैटल करने के लिए। और डायमंड किंगडम की जो लीडर होती है, जो डायमंड किंगडम की लीडर होती है, ये भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है इन बैटल्स के लिए। इनका नाम है शेरोलाइन। अब दोनों टीम अपनी अपनी जगह ले लेती है, क्योंकि बैटल तो 1 वर्सेस 1 ही होने वाला है। आई मीन दो ट्रेनर के बीच में ही होने वाला है। सबके सब मेंबर एक साथ बैटल नहीं करेंगे। ये बात बताते हैं हमें पोकेमोन मास्टर। और पोकेमोन मास्टर कहते हैं अपनी टीम में से आप जिसे चाहो उसे बैटल करने के लिए भेज सकते हो। तो गोल्डन डाउन के लीडर गिलेड यही सोचने लगते हैं कि सबसे पहले बैटल करने के लिए किसे भेजूं, लेकिन ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो कह भी रहा होता है कि मुझे भेज दीजिए। तो फिर गिलेड ऐसा ही करते हैं और ऐश को बैटल करने के लिए भेज देते हैं। ऐश बैटल फील्ड में आ जाता है। उधर डायमंड किंगडम की शेरोलाइन भी सोच रही होती है कि पहले बैटल करने के लिए किसे भेजूं। उसके बाद शेरोलाइन भी अपनी एक मेंबर वियोलेट को बैटल करने के लिए भेज देती है। और एक बहुत ज्यादा फन फैक्ट है, यहाँ पर शेरोलाइन की टीम में सभी फीमेल मेंबर है और कोई भी मेल मेंबर नहीं है। हम देखते हैं कि ऐश और वियोलेट ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। रेफरी भी यहीं पर होता है। सबकी नजरें इनकी पहली बैटल पर होती है। सारी ऑडियंस भी एक्साइटेड होती है। पोकेमोन मास्टर रेश भी एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद रेफरी बताता है कि ये बैटल 1 वर्सेस 1 होने वाली है और इस बैटल के अंदर आप दोनों में से कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन का यूज नहीं करेगा और आप दोनों सिर्फ एक फिनोमिना का यूज कर सकते हो एक बार। और ये सारे रूल्स बताने के बाद वियोलेट अपने पहले पोकेमोन को निकालती है और लास्ट पोकेमोन को, जो कि इसका मेटाग्रोस है, इसे देखकर ऐश भी अपने पिकाचू को बैटल करने के लिए आगे भेज देता है। वियोलेट अपने मेटाग्रोस को कहती है जल्दी से गीगा इम्पैक्ट का यूज करो। तो एकदम मेटाग्रोस अपने गीगा इम्पैक्ट का यूज करता है। ऐश कहता है क्विक अटैक से बचो। पिकाचू क्विक अटैक से बचने की कोशिश करता है। तभी वियोलेट कहती है मौका देखकर उसे मार्क पंच मारो। तो एकदम मेटाग्रोस पिकाचू को फंसा लेता है और काफी ज्यादा एजिलिटी का यूज करके उसके चारों ओर घूमने लगता है। पिकाचू इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और तभी पिकाचू को मार्क पंच लग जाता है। पिकाचू दूर जाकर गिरता है, डैमेज हो जाता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐश कहता है वोल्ट टैकल करो। तो एकदम पिकाचू अपना वोल्ट टैकल कर देता है। मेटाग्रोस की ट्रेनर कहती है जल्दी से गीगा इम्पैक्ट करो। तो एकदम मेटाग्रोस गीगा इम्पैक्ट कर देता है। दोनों पोकेमोन टकरा जाते हैं। इन दोनों पोकेमोन को इस टकराव से काफी ज्यादा डैमेज मिलता है, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है। ऐश के पोकेमोन को इतना डैमेज मिलता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। मेटाग्रोस भी डैमेज ले लेता है, लेकिन ऐश फिर अपने पिकाचू को प्रीमियम फॉर्म पर देकर आता है। वियोलेट अपने मेटाग्रोस को मेगा इवॉल्व कर देती है। वियोलेट कहती है जल्दी से फ्लैश कैनन का यूज करो। मेटाग्रोस अपने फ्लैश कैनन का यूज कर देता है। ऐश कहता है थंडर बोल्ट का यूज करके बचो। तो पिकाचू थंडर बोल्ट का यूज करके इसे ब्लॉक करता है। वियोलेट कहती है कोई बात नहीं, ड्रैगन पल्स करो। मेटाग्रोस करता है। पिकाचू भी अपने इलेक्ट्रो बॉल का यूज करके ब्लॉक करता है। पिकाचू अपनी आयरन टेल से मेटाग्रोस को मारने जाता है। मेटाग्रोस अपने हार्ड बॉडी डिफेंस अटैक का यूज करके इसे सह लेता है, लेकिन पिकाचू यहीं पर नहीं रुकता। पिकाचू अपना थंडर पंच भी कर देता है। थंडर पंच लगने के बाद मेटाग्रोस थोड़ा पीछे घिसट जाता है। ये देखकर वियोलेट शॉक हो जाती है। मेटाग्रोस की ये पूरी ताकत होती है और पिकाचू की भी ये पूरी ताकत होती है। ऐश का पिकाचू भी अपनी पीक पर होता है। वो काफी ज्यादा चमक रहा होता है, क्योंकि वो और ज्यादा अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होता है। ऐश को किसी भी हाल में ये बैटल जीतनी है। वहीं पर वियोलेट का मेटाग्रोस भी शाइन कर रहा होता है और काफी ज्यादा पावर को प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसकी एनर्जी महसूस करके सब लोग शॉक हो जाते हैं। सभी टीम्स के लीडर भी हैरान होते हैं, क्योंकि मेटाग्रोस इतनी ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये काफी ज्यादा रेयर बात होती है, लेकिन वियोलेट कहती है चलो अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। जल्दी से मेटाग्रोस अपनी मीटियोर एक्सप्लोजन मेश अटैक का यूज करो। तो मेटाग्रोस अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता है। वैसे तो ये अटैक एक काफी ज्यादा मजबूत स्टील टाइप और एक्सप्लोजन टाइप अटैक होता है। इस अटैक के अंदर मेटाग्रोस की पूरी बॉडी एनर्जी में ढक जाती है और उसके ऊपर काफी ज्यादा फायर के एलिमेंट भी होते हैं, जिससे एक्सप्लोजन का अटैक भी होता है। और ये एक टैकल मारने के लिए पिकाचू की ओर जाने
लगता है, लेकिन तभी एश कहता है चलो तुम भी तैयार हो जाओ, जी मूव करो। तो फिर पिकाचू भी अपना जी मूव कर देता है। उसके बाद तो दोनों पोकेमोन में क्लैश होता है, और क्या ही क्लैश होता है। क्लैश होते के साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगती है, लेकिन दोनों पोकेमोन अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं। दोनों पोकेमोन को काफी ज्यादा डैमेज भी हो रहा होता है, और फिर दोनों पोकेमोन ही एक दूसरे के अटैक की वजह से हिट लेते हैं और काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीछे होकर गिर जाते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सप्लोजन की वजह से धुआं होता है, तो कुछ भी दिखता नहीं कौन सा पोकेमोन जीता। वियोलेट, इसकी टीम के सभी मेंबर, लीडर और गोल्डन डाउन के लीडर सारे मेंबर और साथ में एच भी ये देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि कौन जीता। सो बस गाइस, इस एपिसोड में इतना ही। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।